नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है ये मेरे ससुर जी हैं। मैं महज 18 साल की थी। 12वीं पास करते ही मेरी शादी कर दी गई थी। अपनी जिंदगी में कुछ करने के मेरे सपने को एक झटके में तोड़ दिया गया था। मैं हमेशा से ही एक मेधावी छात्र रही थी। मेरे अध्यापकों को ही नहीं, मेरे मम्मी पापा को भी मुझसे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पापा का बिजनेस ठीक ठाक था। हमारा अच्छा खाता पीता परिवार था। पापा को बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा लगा। हमारे घर दुकान सब बिक गए। हम किराए के घर में रहने लगे। मम्मी अपनी कुछ जमा पूंजी और स्त्री धन से जैसे तैसे घर चलाने लगी। हम औरतें घर खर्च के लिए मिले पैसों से कुछ ना कुछ बचाने की कला में माहिर होती हैं। यह पैसा हमारे किसी संदूक में सबसे नीचे या अलमारी में कपड़ों के पीछे दबा रहता है, लेकिन यह बचत मुश्किल समय में कैसे आड़े आती है, यह मैंने अपने उस अल्लड़पन में भी सीख लिया था। पापा दिन रात चिंता में घुले जा रहे थे। दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह सब कैसे होगा। मम्मी पापा को खूब ढांढस बंधाती, लेकिन पापा यह हादसा बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और उनकी मृत्यु हो गई। मम्मी अपनी बची कुची पूंजी और हम दोनों भाई बहन को लेकर अपने मायके आ गईं। पापा के परिवार ने तो पहले ही हमसे सब रिश्ते नाते तोड़ लिए थे। वहां रहते हुए मैं कॉलेज में एडमिशन लेती, उससे पहले ही मेरे लिए एक रिश्ता आ गया। मेरे पति तपेश भी 2 भाई बहन ही थे। कुछ वर्ष पहले ही तपेश की मम्मी का देहांत हो गया था। तपेश के पापा की सरकारी नौकरी थी, खुद का घर था। तपेश की बड़ी बहन की शादी हो गई थी। तपेश अभी कॉलेज में ही थे, लेकिन घर में किसी औरत का होना जरूरी है, यह सोचकर तपेश के पापा और बहन उसकी शादी करवाना चाहते थे। दीदी अच्छा रिश्ता है, कोई मांग भी नहीं है। लड़की के लिए लड़का ढूंढने में लोगों की पैरों की जूतियां घिस जाती हैं। मेरी मानो तो हमें चूकना नहीं चाहिए, छोटे मामा जी ने कहा। वैसे भी हम 3 लोग मामा पर बोझ बन गए थे। यह बात अलग है कि मैं और मम्मी दोनों ही मामी को पत्ता तक नहीं हिलाने देते थे। मम्मी ने मेरी और बड़ी निरी आंखों से देखा। मुझमें अपनी मम्मी की लाचारी देखने जितनी समझ तो थी। मैंने अपना सिर झुका लिया था। मामा जी मेरे छोटे भाई को किसी दुकान पर काम पर लगाने का प्लान कर रहे थे। मैंने सोचा कि शायद मेरे इस बलिदान से उसे स्नातक तो पढ़ने का मौका मिल जाए। तपेश से मेरी शादी हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई। शादी के बाद कोई 1 महीने तक तपेश की बड़ी दीदी मीनाक्षी हमारे साथ रही। उसके बाद यह कहकर वह अपने ससुराल लौट गईं कि स्नेहा, यह घर अब तुम्हारी जिम्मेदारी पर है। अब मैं बिना सास के ससुराल में अकेले ही रह गई थी। शादी के पहले एक बार मम्मी ने थोड़ी चिंता जताई थी कि बेटा, बिना सास के ससुराल में निभाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खुद की सास ना हो तो 50 सासें बन जाती हैं। तू कहे तो मैं मामा जी को मना कर देती हूँ। अब ओखल में सिर दे ही दिया तो मूसलों से क्या डरना। यह सोचकर मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी, जो होगा देखा जाएगा। अब तो शादी को थोड़े ही दिन बचे हैं। मेरी किस्मत में जो होगा वह मुझे भुगतना ही पड़ेगा। जब तक मीनाक्षी दीदी थी मैं निश्चिंत थी। दीदी जो कहती थी वह काम कर देती थी। दीदी मुझे धीरे धीरे घर गृहस्थी की बातें सिखा रही थी। दीदी के जाते ही मैं थोड़ा चिंतित हो गई थी, लेकिन मेरी सारी चिंताएं निर्मूल साबित हुई। पापाजी और तपेश दोनों ही अपने सारे काम खुद कर लेते थे। मुझे तो बस रसोई में सब्जी बनानी होती थी और आटा गूंदना होता था। रोटी कभी मैं सेकती और कभी पापाजी। पापाजी अपना और तपेश का टिफिन भी पैक कर देते थे। मेरे आने के बाद भी पापाजी ने घरेलू सहायिका को नहीं हटाया था। झाड़ू पोंछा बर्तन के लिए घरेलू सहायिका आती ही थी। मैं डस्टिंग आदि कर लेती थी। जिंदगी मजे से चल रही थी। मुझे अपना सास बिना ससुराल बड़ा रास आ रहा था। एक दिन छुट्टी वाले दिन पापाजी अपने ऑफिस का कुछ हिसाब किताब लेकर बैठे हुए थे। बहुत देर हो गई थी, लेकिन उनका हिसाब नहीं मिल रहा था। 3 बार उन्होंने अपनी चाय गर्म करवा ली थी। मैं और तपेश नाश्ते के लिए उनका इंतजार कर रहे थे। मैंने पापाजी से कहा कि पापाजी लाओ, मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। पापाजी ने
तुमसे नहीं हो पाएगा ठाकुर वाले अंदाज में मुझे पकड़ा दिया। 10 मिनट में मैंने पापा जी की समस्या सुलझा दी। अब मैं साइंस मैथ्स की विद्यार्थी रही थी। वाह स्नेह बेटा, तुम तो बड़ी होशियार हो, फिर पढ़ाई बीच में क्यों छोड़ दी? पापा जी ने कहा। वो पापा जी शादी हो गई इसलिए छोड़नी पड़ी। मैंने दबी जुबान से कहा। फिर पढ़ना चाहोगी? पापा जी ने पूछा। मैंने सहमति में अपना सिर हिला दिया था। अगले सत्र में पापा जी ने मेरा एडमिशन कॉलेज में करवा दिया था। उधर तपेश ने भी MBA में प्रवेश ले लिया था। पापा जी और तपेश ने मुझे पूरा सहयोग दिया। अक्सर पापा जी ही मुझे एग्जाम दिलवाने जाते थे। तब अधिकांश लोग यही कहते थे कि आपके पापा आपके साथ आए हैं। MBA के बाद तपेश की नौकरी लगी, लेकिन शर्त थी कि तपेश को साल में 4 महीने दुबई में रहना होगा। ऑफर बहुत अच्छा था। मैंने तपेश को यह मौका न छोड़ने के लिए मना लिया था। मम्मी की निरीह आंखों ने मुझे पैसे का महत्व भी अच्छे से समझा दिया था। पापा जी और तपेश के सहयोग से मेरा स्नातक पूरा हो गया था। इस बीच में एक बेटी की मां भी बन गई थी। मेरी डिलीवरी ससुराल में ही हुई। पापा जी और मीनाक्षी दीदी ने सब संभाल लिया था। मुझे गर्भावस्था के दौरान भी पापा जी ने जरा सा कष्ट होने नहीं दिया था। पापा जी और तपेश ने मेरा पूरा ख्याल रखा था। पापा जी ने तो डाइटिशियन से डाइट चार्ट तक बनवा लिया था और उसी के अनुसार मुझे खाना पीना देते थे। उधर मेरे भाई का भी स्नातक हो गया था। भाई की क्लर्क की नौकरी भी लग गई। भाई और मम्मी मामा जी का घर छोड़कर भाई की नौकरी वाले शहर आकर रहने लगे। स्थितियां सुधरती जा रही थी। बेटी होने के बाद मैं B.Ed करना चाह रही थी, लेकिन पापा जी ने कहा, बेटा तू इतनी होशियार है, तू अधिकारी बन, राज्य सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी कर। पापा जी घर और बेटी को कौन देखेगा? मैंने कहा। तुझे अपने पापा जी पर भरोसा नहीं है? वैसे भी मैं इस साल रिटायर्ड होने ही वाला हूँ, पापा जी ने कहा। मैंने पापा जी की बात मान ली और तैयारी शुरू कर दी। राज्य सेवा आयोग की एक वैकेंसी पूरा होने में 2 से 3 साल तक ले लेती है। परीक्षा भी 3 चरणों में होती है, प्री, मेंस लिखित और मेंस इंटरव्यू। मेरे हर चरण को पार करने पर पापा जी खुशी से नाचने लगते थे। मैंने उन्हें उतना खुश कभी नहीं देखा था। इसी बीच में दूसरी बार गर्भवती हुई। पापा जी इस खबर से थोड़ा परेशान हुए और नाराज भी। परीक्षा की तैयारी और गर्भावस्था, मैं सब कुछ कैसे करूंगी? लेकिन पापा जी ने मुझे परीक्षा की तैयारी में कोई कोताही नहीं बरतने दी। मेरे दोनों बच्चों और घर को अच्छे से संभाल लिया। राज्य सेवा आयोग ने मुझे तहसीलदार के पद के लिए चुन लिया था। नियुक्ति से पहले सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट का मेडिकल होता है, तो मेरे भी मेडिकल की डेट आ ही गई थी। अच्छा ही है, सरकार के पैसे पर एक बार पूरी बॉडी का चेकअप हो जाता है। हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा। मैं और ससुर जी दोनों बच्चों सहित मेडिकल के लिए सरकार द्वारा बताए गए अस्पताल में पहुंच गए। यह शहर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल था। मेरी बड़ी बेटी 3 वर्ष की थी और छोटा बेटा मुश्किल से 1 साल का। हमारे मेडिकल बोर्ड में कोई 10 लड़कियां और थीं। हम सभी को अलग अलग प्रकार के मेडिकल टेस्ट के लिए अलग अलग जगहों पर भेजा जा रहा था। सभी अपने अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे। ससुर जी दोनों बच्चों को अच्छे से संभाल रहे थे। मैं भी बीच बीच में जाकर बच्चों को देख लेती थी। हम सब लड़कियां आपस में बात कर रही थी। एक दूसरे का नाम और कहां से आई है, कौन सी सर्विस आवंटित हुई है आदि सवाल पूछे जा रहे थे। तभी एक लड़की ने कहा, स्नेहा जी, बच्चे नाना से बहुत घुले मिले हुए हैं। आपके पापा बच्चों को कितने अच्छे से रख रहे हैं। आपने तैयारी मायके में ही रहकर की होगी। मेरे कुछ बोलने से पहले ही एक दूसरी लड़की तपाक से बोल पड़ी, यह भी कोई पूछने की बात है? ससुराल में रहकर पढ़ाई होती है क्या भला? मैं अक्सर ही यह सवाल सुनती रहती हूँ। यह प्रश्न किसी न किसी रूप में मेरे सामने आता ही रहता है। इस प्रश्न को सुनकर मुझे अपनी किस्मत पर बड़ा नाज हो उठता है। नहीं, ये मेरे ससुर जी हैं
मैंने मुस्कुराकर कहा। मैंने अधिकांश लड़कियों की आंखों में पापा जी के लिए प्रशंसा और मेरे लिए ईर्ष्या देखी। क्या ऐसे ससुर जी भी हो सकते हैं? आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।